सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो यार आज से मैं एक बिल्कुल नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका के नाम होने वाला है हेवनली एम्परर। यार इस वाली सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स मैंने रीड किए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। मुझे यकीन है कि शायद आप लोगों को भी ये वाली सीरीज पसंद आने वाली है, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं। फिलहाल के लिए इसका पहला एपिसोड आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से देखना ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो अब इस सीरीज हेवनली एम्परर की एपिसोड 1 की स्टार्टिंग सिटी से होती है जिसका के नाम टोंगजू सिटी होता है। वहीं पे सिटी में एक शादी का बैनर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आज के दिन ज़ुओ डियान चाओ इमोर्टल के एक वंशज क्योंकि अकेले ही एक काफी ग्रेट और खतरनाक जंगल में जाकर के इन फैमिली के एक वंशज को रेस्क्यू करके लाए जो कि हमारे इस ग्रेट डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी की सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस थी। इसीलिए हमारी प्रिंसेस और ज़ाओ डियान की कल एक ग्रेट सेरेमनी होने वाली है। इधर इस खबर को सुनकर के सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्यून्यू सच में शादी करने के लिए यहाँ पे वर्दी है। से किन फैमिली के दो एल्डर्स जो कि एक वॉर गॉड थे, लेकिन फिर भी वो लोग भी उस खतरनाक और बड़े जंगल में जाकर के मारे गए। यहाँ तक कि किन्यू जो कि इस टोंगजू सिटी की सबसे ग्रेट मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। और वहीं पे एक लड़का अपने पास वाली लड़की से कहता है कि इस बात को सिर्फ एक ही महीना हुआ है, ये लड़की उससे शादी करने के लिए कितनी जल्दी कर रही है। और उस लड़के की बात सुन उसके साइड वाली लड़की भी कहती है आखिर कौन सी लड़की मिस्टर ज़ुओ के साथ शादी करना नहीं चाहेगी, आखिरकार वो इमोर्टल फैमिली के एक डिसेंडेंट हैं। इसके बाद और भी लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये कहा जा रहा है अतः कि मिस चाओ और मिस ली खुद व्यक्तिगत रूप से किन फैमिली में किन्यू का दौरा करने के लिए गए थे कि उन लोगों की बिलोंगिंगनेस सभी लोगों को दिखाई जा सके। नेक्स्ट सीन में उन सभी लोगों की बात खत्म हो जाने के बाद लोगों को किन फैमिली का इनर कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा काफी बुरी हालत में अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। यही बंदा हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट है जिसका के नाम है किन्यू। वहीं पर लेटा हुआ होता है तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं, इनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो लोग किन्यू को देख उससे कहते हैं किन्यू तुम जब से एक बच्चे थे तभी से तुम इस टोंगजू सिटी की एक ग्रेट प्राइड थे और सिर्फ 3 साल की उम्र में ही तुम अपनी ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि 9 साल की उम्र में ही तुमने अपनी उस ग्रेट परफेक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जबकि 13 साल की उम्र में तुमने ग्रेट एसेंस को भी मास्टर कर लिया और 18 की एज में तुमने रिल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट स्टेप को भी हासिल कर लिया। तो अब वो लड़का इतना कहने के बाद किन्यू का गला पकड़ते हुए उससे कहता है मगर लेकिन इस सब का क्या फायदा, अब अपने आप को देखो, तुम्हारी सारी वेन्स खराब हो चुकी हैं और तुम्हारी सारी कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से ब्रोकन हो गई है और अब तुम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से एक बेकार कचरा बन चुके हो और मैं ज़ुओ डियान यहाँ का एक ग्रेट हीरो बन गया कि अकेला ही उस खतरनाक जंगल में जाकर के तुम्हें वापस से रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया और अब मैं तुम्हारी फियोंसी से भी शादी करने जा रहा हूँ। इतना कहकर के ज़ुओ डियान वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त मिस ली भी कहती है मैं ली किंगजे जो कि रॉयल ब्लड लाइन से हूँ और मेरी डेस्टिनी में इस पाथ को फॉलो करना लिखा है कि मैं इस वर्ल्ड के ऊपर अपनी सुपर मर्जी से लीड करूंगी। ये पहले तो तुम्हारी किन फैमिली का हमारी रॉयल फैमिली के ऊपर एक काफी बड़ा कर्जा था, इसीलिए मेरे फादर ने तुमसे शादी करने के लिए मुझको फोर्स किया, लेकिन तुम्हारी ये किन फैमिली हमारी रॉयल फैमिली के सामने एक कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्या लगा था कि तुम्हारे पास सच में इतनी क्वालिफिकेशंस हैं क्योंकि तुम यहाँ पे रॉयल फैमिली की सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ इतनी आसानी से मैरिज कर लोगे। हमारी सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के साथ ही हमारे किंग जेन और किंग हैन बड़े ही आसानी से मारे गए और तुम किन्यू सिर्फ एक ही रात में रिड्यूस होकर के यहाँ पे मात्र एक कचरा बन के रह गए। मैं किंजू अब यहाँ पे इस पूरे आसमान को अपने कब्जे में ले सकती हूँ। ना कहकर के मिस ली जाओ की ओर जाती है और उसके गले लग करके उससे कहती है मिस्टर जाओ आप इमोर्टल सेक्ट के एक डिसेंडेंट हैं, इसलिए मेरा और आपका ही एक परफेक्ट मैच बनता है। मिस ली किंगे की बात सुन मिस्टर जाओ उससे कहता है कि किंगे तुम सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो जो कि तुमने इतना कुछ यहाँ पर किया। इस सब से सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमसे डेफिनेटली फ्यूचर में भी ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। इतना कहकर के वो लोग वहाँ से मुड़ते हैं और चले जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पे लेटे किन्यू की ओर भी दिखाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ऑरा रिलीज होने लगता है। उसके बाद उसके स्पिरिचुअल सी में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम सच में जीना चाहते हो। उस ऑरा ड्रैगन के इतना कहने के साथ ही किन्यू के सिर पर उसकी एक सील आ जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद हमें किन्यू की बॉडी के अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्टों को रिलीज होते हुए
दिखाया जाता है, इसमें से कि ड्रैगन की, लायन की, एक रेड बुल, एक वेल, एक फीनिक्स और भी कई सारे स्पिरिचुअल बीस्टों को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो डिवाइन ड्रैगन या बीस्ट जो भी कुछ होता है वो किन्यू से कहता है कि किन्यू, यहाँ पे तुम्हारी इन सारी स्किल्स और पावर का विटनेस यानी कि गवाह बन रहा हूँ। डिवाइन बीस्ट के इतना कहते ही यहाँ पे अचानक से हमारे किन्यू की आंखें खुलती हैं और वो जल्दी से उठ करके खड़ा होता है। फिर वो हैरान होते हुए अपने आप को देखता है और कहता है, क्या सच में मैं वापस इस टाइम में लौट करके आया हूँ? मगर लेकिन अब मैं यहाँ पे वापस क्यों आया? और अगर मैं थोड़ा टाइम पहले और यहाँ पे रीइंकारनेट होता तो शायद मैं अपने फादर और ग्रैंडफादर को मरने से बचा लेता। इतना कहकर के किंग यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ली किंगे और ज़ुओडियान, तुमने जो कुछ भी मेरी प्रीवियस लाइफ में किया उसके लिए तुम दोनों लोगों को पूरी तरीके से पे बैक करना होगा। तुमने धोखे से मेरे फादर और ग्रैंडफादर को मार डाला, तो मेरी मेरिडियंस को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डाला। इसके बाद तुम लोगों ने अपनी वेडिंग सेरेमनी को भी प्रिपेयर कर डाला कि इस वजह से मेरी किन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद फिर किंग यू कहता है, मुझे याद है कि मैं पहले भी इसी सेम टाइम पर जागा था और मैं उस टाइम पे इन सारे ड्रामेटिक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहकर के किंग यू फिर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है कि कैसे वो इन सारे ड्रामों को सह नहीं पा रहा था। लोगों के बीच में से भागता हुआ लिंगे और जोडोंग की मैरिज सेरेमनी में पहुंच गया और वहाँ पे जाकर के मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों लोगों को एक साथ मैरिज करते हुए देखा। के बाद जाउडियन हंस करके किंग यू की ओर देखता है, उसको एक जोरदार पंच लगा करके दीवार की ओर फेंक देता है। इसे देख करके किंग यू कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जाउडियन मुझे वहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करेगा। नहीं, उसने मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करने के बाद बड़े से डेजर्ट में अकेला मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आई, उस लड़की ने सबसे पहले आकर के मुझे वहाँ पे पानी पिलाया। वो लड़की कोई और नहीं ली किंगे की बहन ली किंग्याओ थी। लड़की वहाँ पे आई और उसने आकर के मेरी वहाँ पे जान बचाई और उस लड़की ने एक लंबे समय तक मेरी काफी अच्छी तरीके से केयर करी। जिसके 10 सालों के बाद फाइनली मुझे उस ग्रेट फॉरेस्ट में एक चांस मिला और मैं अपना बदला लेने के लिए वापस से जाग गया। मगर लेकिन उसके बाद मुझे एक सरप्राइज मिला। मेरी ट्रेनिंग के दौरान किंगे ने अपनी बहन किंग्याओ को ढूंढ लिया और वहीं पे उसे एग्जीक्यूट करके मार डाला। जिसे देख करके मैं पूरी तरीके से टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं किंग्याओ का बदला लेने के लिए इंपीरियल फैमिली में जाऊंगा। फिर मैं अकेले ही इंपीरियल कैपिटल के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पहुँच करके मुझे पता चला कि किंगे और जाउडियन वो दोनों पहले ही वहाँ से जा चुके हैं। इसलिए मैंने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट की। इसके काफी टाइम बाद जब मैं अपने सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया तो ली किंगे और जाउडियन ने मुझको फिर से चेज किया। उस टाइम पर ली किंगे पूरे कॉन्टिनेंट की एम्प्रेस बन चुकी थी। जाउडियन वो अपने इमोर्टल क्लैन का हेड बन चुका था। तो के पास मॉन्स्टर और इमोर्टल्स की एक काफी बड़ी फोर्स थी, इनको कि उन दोनों लोगों ने एक साथ मिलाकर के मुझसे बदला लेने के लिए कंबाइन कर लिया था। इसके बाद किंग यू आगे कहता है कि फिर मैंने उस ग्रेट डेजर्ट में जाउडियन और उसके ग्रुप के खिलाफ जिंदगी और मौत का संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद दिखाते हैं कि किंग यू अपनी सुप्रीम पावर्स के साथ उन लोगों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। बदले में लिंग यू, जाउडियन और उसके साथ आए सभी लोग भी अपनी पावर्स को कंबाइन कर किंग यू के ऊपर अटैक करते हैं। उसे कहते हैं कि अब जाओ और जाकर के हेल में जाके मरो। तो ये सारी फाइट के बाद किंग यू आगे बताते हुए कहता है कि एक लंबी फाइट के बाद एंड में मैं भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया। जाउडियन और उसके ग्रुप के बीच में घेर लिया गया। किंग यू के इतने ज्यादा घायल और कमजोर होने के बाद जाउडियन उसे देख उससे कहता है, किंग यू तुम्हारे पास अब बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए अब तुम अच्छे बच्चे बनो और अपनी इस मौत को प्यार से गले लगा लो। किंग यू भी अपनी जख्मी हालत में जाउडियन की बात सुन उससे कहता है, जाउडियन आज मुझे यहाँ पे मरना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा करके ही मरूंगा। इतना कहकर के किंग यू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने साथ उन दोनों को भी मार डाले। ये देख लिंगे और जाउडियन वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जाउडियन अपने आप को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट करता है। इसके बाद वापस से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे कि जाउडियन कहता है कि इस जीवन में तुम सब लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसका बदला तुम सब लोगों को अपने खून से चुकाना पड़ेगा। इतना कहकर के किंग यू अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस ग्रेट फॉरेस्ट में मिली थी जिसे हेवन डिजोलेट सूत्रा कहा जाता है। इसमें 108 एंशिएंट बीस्ट और 72 डिवाइन एंशिएंट बीस्ट को कैद किया गया है और इस मूवमेंट पर मैंने ऑलरेडी उनमें से एक बीस्ट को डायरेक्टली अवेकन कर
कर लिया है। इतना कहते ही किंग्यू उस स्क्रोल के अंदर से एक बीस्ट को सेलेक्ट करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि किंग्यू के सिर पे उस बीस्ट की सील्ड आ चुकी होती है और वो बीस्ट एक ग्रेट एम्प्टीनेस जेरिस होता है जिसका के नाम जायरस होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जायरस की सोल बॉडी किंग्यू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसे देख किंग्यू कहता है कि एक फियरलेस बीस्ट जेरिस हमारी बॉडी में मसल और बोन की पावर्स में एक जबरदस्त महारत हासिल कराता है और वो पावर बिल्कुल फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल रिल्म के एक मास्टर के बराबर जितनी होती है। इतना कहकर के किंग्यू लिंगे और जाउडियन को याद करता है और एक इवल स्माइल पास करते हुए कहता है रिवेंज तो सिर्फ रिवेंज होता है, ली किंगे और जाउडियन तुम दोनों अब प्रिपेयर हो जाओ मेरे बदले की आग को सहने के लिए। इधर किंग्यू ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और वहाँ से एक आदमी अंदर आता है। देख करके पहले किंग्यू भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन दूसरी ओर वो आदमी तो किंग्यू को देख काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि किंग्यू तुम क्या फिर से जिंदा हो गए। इधर दूसरी ओर किंग्यू उस आदमी को देख काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कहता है ये तो किंग सुआन है, किंग फैमिली के सबसे एल्डेस्ट। हालांकि ये मेरे फादर का भाई है, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सीक्रेटली इस ग्रेट तबाही के लिए ली किंगे के साथ मिलकर के काम करता है। बाद में इसने किंग फैमिली के साथ विश्वासघात किया और जाओ फैमिली का नौकर बन गया और इसने उनके साथ मिलकर के मेरी किंग फैमिली के सभी लोगों को मार डाला। एल्डर जुआन किंग्यू को देख काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि किंग्यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने मन में कह रहा होता है लकीली ये पहले से ही हारा हुआ है और इसकी मेरिडियंस खराब हो चुकी हैं। इधर एल्डर जुआन भी किंग्यू को देख करके सब कुछ समझ जाता है और हंस करके कहता है कि ये आसान नहीं है कि एक हाई डीमन से एक लूजर बन जाना। तो किंग्यू भी उसकी बात सुन उससे कहता है कि एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता ही रहता है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कुत्ते नहीं हो तो तुम अपने एक दूसरे मालिक को ढूंढ लेते हो। हालांकि मैं अभी ग्रेस से नीचे गिर गया हूँ, मगर फिर भी मैं वो नहीं हूँ जिसे कि तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा कुत्ता धमका सके। इधर किंग्यू के मुंह से अपने बारे में इतनी बेइज्जती सुनता हुआ देख एल्डर जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंग्यू के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। मैंने किंग फैमिली के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। एल्डर जुआन किंग्यू से ये सब कहता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। किंग्यू भी अपने बेड से खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम सब लोगों ने खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है, इसीलिए तुम सब लोगों के मरने से ही मेरी किन फैमिली रह पाएगी। इतना कहकर के किंग्यू उस एल्डर की ओर घूर करके देखता है और अपने किलिंग इंटेंट और ऑरा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर एल्डर जुआन कहता है कि किंग्यू इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। आज के दिन मैं तुम्हें मार करके तुम्हें भी हेल में पहुंचा दूंगा, इसलिए मरने से पहले तुम ये याद रखना कि किन फैमिली के जिस मेंबर के हाथों से तुम मरने वाले हो उसका नाम किन जुआन है। इधर एल्डर जुआन ये सब कहकर के वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है कि तभी किंग्यू बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और एल्डर जुआन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। साथ ही वो उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे जमीन पर गिर देता है और उसका गला दबाते हुए उससे कहता है कि एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता ही रहता है और वो कुत्ता जब एक पर्सन को काटता है तो उस कुत्ते की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। इतना कहकर के किंग्यू एक इवल स्माइल पास करता है, एल्डर जुआन को वहीं पर एक ही झटके में मार डालता है। तो अब इधर किंग्यू एल्डर जुआन को मार देने के बाद ऊपर एक चोला टाइप कपड़ा पहनता है, कहता है कि अब ऑलमोस्ट मेरा यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, अब मैं आ रहा हूँ तुम सभी धोखेबाज कमीनों से अपना बदला लेने के लिए। किंग्यू यहाँ पे इतना कहकर के वहाँ से चला जाता है, जो स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ द डिवाइन स्वॉर्ड डेस्टिनी से होती है। अभी वहाँ उस कैपिटल में काफी सारे लोग आ रहे होते हैं, साथ ही कैपिटल के बाहर काफी सारे सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि ब्रदर क्या तुम जानते हो कि हमारा पॉलिटिकल प्रिंस इमोर्टल क्लैन का एक मेंबर है। तभी दूसरा कहता है क्या सच में? इमोर्टल क्लैन को तो काफी तगड़ा बैकग्राउंड है और उसकी एग्जिस्टेंस भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो अब इधर वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों का एक हेड उन लोगों की बात सुनते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, प्रिंस के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय अपनी ड्यूटी पर फोकस दो। तो इधर अपने लीडर की बात सुनकर के वो दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते
हैं। तभी हम लोगों को अंदर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक बूढ़ी औरत प्रिंसेस के रूम की ओर जा रही होती है। फिर वो औरत वहाँ प्रिंसेस के रूम के बाहर पहुँच करके प्रिंसेस को आवाज लगाते हुए कहती है, योर हाइनेस प्लीज हमें डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना। तभी उस औरत के इतना कहते ही हमें अंदर उस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो प्रिंसेस अपनी मैरिज के लिए तैयार हो रही होती है। जिसके बाद उस प्रिंसेस को हम लोगों को दिखाया जाता है, वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि ली किंगे होती है। तो अब ली किंगे उस बूढ़ी औरत की बात सुन करके उसको अंदर बुला लेती है। फिर वो बूढ़ी औरत भी अंदर आकर के ली किंगे से कहती है कि योर हाइनेस अब टाइम हो गया है कि हम लोगों को अब इंपीरियल सिटी के लिए चलना चाहिए। किंगे भी ये सुन करके कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन मैरिज सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किंगे और मिस्टर जाओ दोनों ही अपनी मैरिज के लिए तैयार होकर के यहाँ के किंग के पास ग्रीटिंग्स लेने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे कि दिखाया जाता है कि ली किंगे और जाओ वो दोनों ही एम्पर के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे कि ली किंगे एम्पर को ग्रीट करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग्स फादर। और जाओ एम्पर को किंग कहते हुए ग्रीटिंग्स पेश करता है। इसके बाद हम लोगों को उस किंग के बारे में बताया जाता है। इस किंग का नाम जियान हे ली होता है, जो कि इस डिवाइन और डेस्टिनी का मोनार्च है। तो एम्पर जियान हे जाओ से कहता है कि जाओ डियान मैं अपनी डॉटर किंगे को तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सुन जाओ एम्पर को ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर के ली किंगे और जाओ दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कि हम दोनों इस पूरी लाइफ कभी भी एक दूसरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अब इधर ये दोनों अपनी सेरेमनी को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बेहद बड़े और खतरनाक स्पीयर को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आकर के हॉल के बड़े से गेट को एक ही झटके में तोड़ डालता है। इस वजह से वहाँ पे खड़े काफी सारे सैनिक भी घायल हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर ये देख एम्पर जियान हे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज का दिन मेरी ग्रेट रॉयल फैमिली का काफी बड़ा और खुशी का दिन है, आखिर किसकी इस दिन को बर्बाद करने की हिम्मत हुई। इधर किंगे की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़े उस पर्सन को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर जाओ उस पर्सन को देख करके कहता है कि तो ये तुम हो। अभी जाओ के इतना कहते ही हमारे हीरो किनियो को दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़े सभी गार्ड्स को मार करके अपने स्पीयर को घसीटते हुए अंदर लाता है और अपने मन में कहता है तुम लोग जेरुस की पावर को सहने के लिए वर्दी हो। हालांकि मैं इसके फर्स्ट लेवल रिल्म पे हूँ, मगर लेकिन इतनी कल्टीवेशन बेस ही पहले के मुकाबले तुम्हें हराने के लिए काफी है। हालांकि मैं अपनी पिछली लाइफ में अपनी मौत के आखिरी पल तक भी इस डिसोलेट बीस्ट को अनलॉक नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये इस लाइफ में ये बीस्ट कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इधर किनियो के कल्टीवेशन लेवल को देख जाओ घबराते हुए कहता है किनियो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल, जबकि किंगे भी घबराते हुए कहती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारी मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, फिर आखिर तुम यहाँ पे ऐसे कैसे खड़े हो। इधर किनियो की ओर दिखाते हैं, किनियो उन लोगों की बातें सुने बिना ही ऊपर उन लोगों की ओर चढ़ते हुए आ रहा होता है और किनियो के इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि एम्पर जियान हे किंगी को देख अपने मन में कहते हैं हालांकि जाओडियन इमोर्टल रेस का डिसेंडेंट है, लेकिन उसका काम बिल्कुल ही बेकार है और किनियो की कल्टीवेशन तो क्लियरली पहले से भी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। एम्पर जियान हे ये सब सोचते हुए किनियो को देख एक्टिंग करके हंसते हुए कहते हैं ओ तो ये तुम हो किनियो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था ताकि तुम घर पे रह करके अपनी इंजरीज को अच्छी तरीके से रिकवर कर लो, लेकिन अब तो तुम्हारी इंजरीज में कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा है। इधर एम्पर जियान हे ये सब कह ही रहा होता है कि तभी किनियो बड़े ही तेजी से अपना स्पीयर एम्पर के ठीक माथे पर ला करके रख देता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। जियान हे अगर मेरे फादर ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो अब तक तो तुम मर के एक भूत बन चुके होते, यहाँ पे इस जगह पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते। फिर किनियो आगे कहता है कि ली जियान हे मेरी फैमिली ने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प की है, जबकि तुमने बदले में क्या किया, तुमने बस मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जाओडियन और ली किंगे ने उन दोनों ने मिलकर के धोखे से मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों को उस ग्रेट डेजर्ट में मार डाला, इसलिए अब ये नफरत मेरे मन से कभी भी साफ होने वाली नहीं है। अब इधर किनियो की ये बात सुन करके उस मैरिज में शामिल होने वाले सभी लोग एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगते हैं। तभी जाओडियन किनियो से कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। इतना कहकर के जाओडियन गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए किनियो से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम जख्मी होने का एक ढोंग कर रहे
रहे थे। हालांकि अभी भी तुम्हारी मेरिडियंस बिल्कुल ठीक है और तुम अभी भी कल्टीवेट कर सकते हो, और लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट लेवल पे ही मेरा सामना करने की सोच रहे हो। किन्यू कहता है कि वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हम दोनों में से कौन हारने वाला है। फिर इतना कह करके किन्यू अपने डैगर की पावर्स को रिलीज करता है। तभी उस पावर्स को रिलीज होते हुए देख करके एम्पर जियाने के सोल्जर्स भी कहते हैं सभी लोग जल्दी से किंग को प्रोटेक्ट करो। अभी एम्पर भी हंसते हुए अपने मन में कहते हैं कि ज़ाओडियान भी अपने स्पिरिचुअल रिल्म के फर्स्ट लेवल पर है, साथ ही उसके पास में तो उसकी इमोर्टल ब्लड लाइन भी है। तभी इतना सोचने के बाद एम्पर कहते हैं कि ज़ाओडियान जाओ और जाकर के इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाओ, लेकिन ज्यादा सीरियस मत हो जाना। आफ्टर ऑल किन्यू किन फैमिली का एक मेंबर है जिनका की मेरी इस डेस्टिनी तक पहुंचने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं इसको एक छोटी पनिशमेंट देते हुए ये चाहता हूँ कि तुम इसे मारे बिना सिर्फ इसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो इधर ज़ाओडियान भी अपने फादर इन लॉ यानी कि एम्पर की बात सुन करके अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। जबकि किन्यू भी हंसते हुए कहता है क्या छोटी पनिशमेंट, आओ और आकर के मेरा सामना करो। तो अब किन्यू की ये बात सुन करके ज़ाओडियान अपने हाथों में अपने ब्लड लाइन की पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ी सी स्वॉर्ड को सम्मन करता है जो कि एक फर्स्ट रैंक का इमोर्टल वेपन होता है और उस वेपन का नाम ग्रीन फ्लेम स्वॉर्ड होता है। उस स्वॉर्ड को देख किन्यू भी हंसते हुए कहती है कि ये स्वॉर्ड तो ज़ाओ टेम्पल की एक विरासत है। इधर वहाँ पे आए सभी लोग भी उस स्वॉर्ड को देख करके कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक इमोर्टल वेपन है। ज़ाओ होल तो सच में इमोर्टल सेक्ट का डिसेंडेंट होने के काफी ज्यादा लायक है। इस इमोर्टल स्वॉर्ड को देख करके तो मुझे डर है कि किन्यू इस स्वॉर्ड का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इधर इन लोगों के इतना कहते ही ज़ाओडियन उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से सम्मान कर लेता है और किन्यू से कहता है कि किन्यू कि ये स्वॉर्ड मेरी फैमिली की इनहेरिटेंस है जो कि फर्स्ट रैंक का एक इमोर्टल वेपन है। इधर ये सुनकर के किन्यू भी ज़ाओडियन से कहता है कि मेरी फैमिली के वार गॉड किन ने इस स्पीयर का यूज करते हुए 6th रैंक के इमोर्टल का खून पिया है और हजारों लोगों की सोल को भी काट डाला है। तभी ज़ाओडियन भी चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे इस वेपन ने 10,000 लोगों का खून पिया और हजारों लोगों की सोल काटी है, मगर लेकिन आफ्टर ऑल ये है तो एक डेडली वेपन ही, ये मेरी इमोर्टल स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। फिर इतना कह करके ज़ाओडियन अपनी स्वॉर्ड में पावर्स को अनलेस करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाते हुए उससे कहता है कि किन्यू अब आओ और मेरी स्वॉर्ड का सामना करो। तो अब इधर किन्यू ज़ाओडियन की ये बात सुन करके अपने सिर पे लगी ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी इसी वक्त जेरस अपने आप को शो कराओ। अब किन्यू के इतना कहते ही किन्यू के पीछे का डिवाइन बीस्ट जेरस बड़े ही डेडली लुक के साथ वहाँ पे अपेयर हो जाता है। किन्यू अपने स्पीयर में जेरस की स्पिरिट को डालते हुए ज़ाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो बदले में ज़ाओ भी किन्यू के स्पीयर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन अब क्योंकि किन्यू के स्पीयर के अंदर उसकी खुद की स्पिरिट है, इसलिए किन्यू के स्पीयर अपने आप बैंड होकर के उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। इस वजह से ज़ाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में किन्यू से कहता है किन्यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडरस्टैंडिमेट करने की। कह करके ज़ाओ पीछे मुड़ करके किन्यू के स्पीयर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन जैसे ही किन्यू का स्पीयर ज़ाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड से टकराता है तो ज़ाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड वहीं पर टूटने लगती है। देख करके ज़ाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये चीज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मेरी फर्स्ट इमोर्टल स्वॉर्ड आखिर एक मामूल से इमोर्टल स्पीयर की वजह से ऐसे कैसे टूट सकती है। ज़ाओ के इतना कहने के साथ ही ज़ाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड वहीं पर 2 हिस्सों में टूट जाती है। इस वजह से ज़ाओ भी बड़ी ही तेजी से नीचे जमीन पर आकर के गिरता है और साथ ही किन्यू का स्पीयर ज़ाओ की बॉडी में अंदर धंस जाता है। इस वजह से ज़ाओ वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे आए सभी लोग भी ये नजारा देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि एम्पर जियान हे का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि लिंग ये भी ज़ाओ की ऐसी हालत देख अपने मन में कहती है आखिर किन्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, मैंने तो ये कभी भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किन्यू एक दिन इस तरीके का इतना पावरफुल इंसान बन जाएगा। सब सोचने के बाद किन्यू चिल्लाते हुए ज़ाओ से कहती है कि ज़ाओडियन मेरे लिए जल्दी से उठो क्योंकि मैं तुम्हें ये कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि तुम एक किन्यू जैसे पर्सन से हार जाओ। इधर किन्यू भी ज़ाओ से कहता है क्या बस इतनी ही पावर है एक इमोर्टल स्वॉर्ड डिसेंडेंट के अंदर। कह करके किन्यू ज़ाओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। देख करके ज़ाओ दर्द में काफी ज्यादा घबराने लगता है। अभी किन्यू ज़ाओ के करीब जाकर के अपने स्पीयर को पकड़ते हुए ज़ाओ की बॉडी में उस स्पीयर को और भी ज्यादा धसाते हुए भी लोगों से कहता है कि क्या ये
सनी लियोन इंपीरियल फैमिली के प्राउड के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर और डरपोक है। तभी जाओ भी जख्मी हालत में वहाँ पे बैठते हुए किन्यू से कहता है, तुमने मेरे इमोर्टल वेपन को भी तोड़ डाला। तुम्हारा स्पीयर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी किन फैमिली एक इतने ज्यादा पावरफुल इमोर्टल वेपन को अपने पास हाइड करके रखेगी। तो अब किन्यू अपने वेपन से ब्लड साफ करते हुए कहता है कि मेरा ये गॉड ऑफ वॉर स्पीयर सदियों से मेरी किन फैमिली के खून से नहाया हुआ है। इसकी तुलना तुम्हारी कीमती टूटी हुई तलवार से नहीं की जा सकती है। इतना कह करके किन्यू फिर अपने मन में कहता है कि जायरस की एक और दूसरी डिवाइन पावर भी है जिसे कि वेपन्स में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और आम तलवारें दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मोर्टल वेपन्स में और दूसरा इमोर्टल वेपन्स में। और इस समय मेरे गॉड ऑफ वॉर स्पीयर में एक सेकंड ग्रेड के इमोर्टल पावर्स है। तो अब किन्यू इधर ये सब सोच ही रहा होता है, जबकि दूसरी ओर एम्परर जियान हे भी अपने मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि किन फैमिली ने अपने पास एक इमोर्टल वेपन हाइड करके रख रखा है। ये वेपन तो सच में एब्सोल्युटली इमोर्टल है। सच में मेरी सर्विलियंस के हिसाब से तो किन फैमिली कहीं ज्यादा आगे निकली। क्या ये हो सकता है कि ये ग्रेट वाइल्डरनेस में इनको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई हो। फिलहाल तो मैं थोड़ी देर और इंतजार करना जारी रखूंगा और थोड़ी देर के लिए और देखूंगा कि क्या इस बच्चे के पास कोई और दूसरा रास्ता है। तो अब इतना सोचने के बाद एम्पर जाओडियान से कहता है कि जाओडियान तुम किन्यू से भी निपट नहीं सकते। ये देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की मैरिज रख के एक गलत फैसला किया। तो इधर एम्पर जियान है कि ये बात सुनकर के जाओडियान उनको देखते हुए कहता है नहीं एम्पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कह करके फिर जाओडियान बेहद ही ज्यादा गुस्सा होता है और एक जोरदार चीख लगाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जाओडियान की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि किन्यू मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मगर लेकिन तुम भी ये जानती हो कि मैं भी इमोर्टल सेक्ट का एक डिसेंडेंट हूँ। न कह करके जाओडियान बड़ी तेजी से किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और किन्यू के काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने एक इमोर्टल आदमी के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो अब जाओडियान के इतना कहते ही किन्यू उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जाओडियान काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। तभी किन्यू उससे कहता है कि तुम बकवास बहुत ज्यादा करते हो, जबकि दूसरी ओर जाओडियान किन्यू के इस पंच की वजह से काफी ज्यादा घायल होकर के नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त किन्यू जाओडियान के पास जाकर के उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि जाओडियान तुमने मेरे फादर और ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाई है और आज मैं तुम्हारी उस गलती के लिए तुमसे तुम्हारी जान लेकर के अपना बदला लूंगा। इतना कह करके किन्यू अपना स्पीयर उठा करके जाओडियान की बॉडी में उस स्पीयर को घुसेड़ने से पहले उससे कहता है अब तुम मर के हेल में जाना। इतना कह करके किन्यू उस स्पीयर को जाओडियान की बॉडी में घुसेड़ने लगता है कि तभी ये देख करके ली किंग घबराते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर प्लीज इसे बचा लो। कि दूसरी ओर जाओडियान भी घबराते हुए यही कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी से मुझे इससे बचा लो। जाओडियान के इतना कहते ही काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर बड़ी ही ज्यादा तेजी से किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे कि किन्यू भी अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। अभी किन्यू उसके पंच के बीच में अपने स्पीयर को ला देता है, मगर लेकिन उस सोल्जर के पंच में काफी ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से किन्यू भी काफी ज्यादा पीछे की ओर धकेला जाता है, जबकि उस इम्पैक्ट से जाओडियान भी पीछे की ओर धकेला जाता है। और उस सोल्जर की पावर देख किन्यू भी कहता है कि इस पर्सन की ब्रूट फोर्स तो काफी ज्यादा है। इधर वो सोल्जर भी किन्यू के ऊपर अटैक करने के बाद जाओडियान को अपने साथ लेकर के पीछे की ओर हट जाता है। फिर वो जाओडियान को वहीं पर पीछे सेफली रख देता है और किन्यू के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि किन्यू तुम सच में काफी ज्यादा कैपेबल हो। इधर उस बंदे के इतना कहने के साथ उस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा व्हाइट गार्ड बाई वुडी होता है। तो बाई वुडी आगे किन्यू से कहता है तुम्हारी यहाँ इंपीरियल सिटी में इतना ज्यादा वाइल्ड होने की हिम्मत कैसे हुई। तो इधर बाई वुडी को देख किन्यू भी अपने मन में कहता है बाई वुडी ली जियानहे का पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा है और ये ऑलरेडी एक सेकंड लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर है। तो इधर बाई वुडी को देख करके ली किंग भी जल्दी से अपने फियोंसी जाओडियान को संभालते हुए बाई वुडी से कहती है कि अंकल बाई जल्दी से इसको मार डालो। इधर दूसरी ओर एम्परर भी कहते हैं कि किन्यू लॉज की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इसने यहाँ काफी ज्यादा एरोगेंट होते हुए मेरी रॉयल फैमिली के मेंबर्स को काफी ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए इसको इस चीज का अंजाम जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मैं किन फैमिली के लिए थोड़ा योगदान देना चाहता हूँ, इसीलिए बाई वुडी
तुम इसको मारे बिना केवल इसके हाथ पैरों को काट करके इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। तो विद एम्पर की ये बात सुनकर के बाई बूडी भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। इतना कह करके बाई बूडी एक तगड़ा स्टैंस लेते हुए काफी ज्यादा फोर्स के साथ हंसते हुए किनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाई बूडी की इतनी स्पीड देख करके किनियो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंस नहीं कर पाता। तो बाई बूडी किनियो के ऊपर एक बड़ी ही जोर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किनियो पीछे काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। तभी बाई बूडी फिर से बड़ी तेजी से किनियो के पीछे आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड्स को लाते हुए उनसे किनियो के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि इन्हें मेरे लिए तोड़ डालो। जैसे ही बाई बूडी किनियो के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, किनियो फिर से अपनी ड्रैगन सील को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। इसे देख करके बाई बूडी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनियो जेरस की स्पिरिट को वहाँ पर सम्मन कर लेता है, जिसे देख करके बाई बूडी और भी ज्यादा घबरा जाता है। जबकि इधर किनियो को जेरस की पावर्स मिलने की वजह से बाई बूडी का हाथ पकड़ता है और उसे वहीं पर घुमा करके नीचे जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से बाई बूडी का वो वाला हाथ भी ब्रोकन हो जाता है। और फिर किनियो बाई बूडी से कहता है कि वो तुम हो जो कि आज यहाँ पर क्रिपल होने वाले हो। कहकर किनियो फिर से जायरस की पावर्स को यूज करते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना करके बाई बूडी के सीने पर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होकर के सीधा नीचे जमीन पर जाकर के गिरता है और कहता है कि क्या सच में मैं आज इससे हार गया। बाई बूडी के इतना कहते ही इधर किनियो भी नीचे जमीन पर आ जाता है और अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर को अपने पास बुला करके एम्पर जियान की ओर आगे जाकर के उससे कहता है कि अब अगली तुम्हारी बारी है। ली जियान है, तुम भी आज मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इधर किनियो की ये बात सुनकर के एम्पर ली जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में किनियो को घूरते हुए उससे कहता है कि किनियो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि किन फैमिली की प्रोटेक्शन में रह करके तुम ये भूल गए हो कि एम्पर के इतना कहते ही किनियो भी काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। तभी एम्पर आगे कहता है कि रॉयल फैमिली के अंदर आखिर कितनी ज्यादा पावर है। तो एम्पर के इतना कहते ही हम लोगों को काफी सारे सोल्जर्स को एम्पर के सामने से काफी ज्यादा सोल्जर्स को किनियो की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो सभी सोल्जर्स अपने अपने हाथ में एक एक शील्ड लेकर के किनियो को चारों ओर से एक सर्कल बना करके घेर लेते हैं। तभी एम्पर किनियो से कहता है कि किनियो अब तुम जल्द ही मर के नर्क में जाने वाले हो। इधर किनियो भी उन सारे सोल्जर्स को देख करके फाइट के लिए रेडी होते हुए एम्पर से कहता है कि क्या ये वही रॉयल फैमिली की पावर है जिसके के बारे में तुम अभी अभी मुझसे कह रहे थे। इतना कह करके किनियो अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एम्पर से आगे कहता है कि ली जियान है, लगता है कि तुमने किनियो की पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इतना कह करके किनियो एक ही पल में बड़ी ही तेजी से सभी सोल्जर्स पर अटैक करते हुए उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाता है और किनियो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि किनियो कब गायब हो गया और कब एम्पर के सामने आकर के उसका गला पकड़ लिया। इधर एम्पर भी अपने गले को किनियो के हाथों में देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और किनियो की बाइट फोर्स के साथ बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। जबकि इधर अपने फादर को ऐसी हालत में देख ली किंग भी अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर को आवाज लगाती है। दूसरी और बाकी के बच्चे सभी सोल्जर्स भी एम्पर को आवाज लगाते हैं कि एम्पर घबराते हुए किनियो से कहता है कि किनियो तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार ढंग से सोचना होगा। तुम्हें चारों ओर से डिवाइन गार्ड्स ने घेरा हुआ है जो सभी के सभी अपनी स्पिरिचुअल रियल्म के सेकंड लेवल पर हैं और अगर तुम आज मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तो तुम भी यहाँ से जिंदा बच करके नहीं निकल पाओगे। तो इधर एम्पर की बात सुन किनियो हंसते उससे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके फिर किनियो उन गार्ड्स की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ की लेआउट भी बिल्कुल सेम मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह ही है। इन डिवाइन गार्ड्सों ने भी एक मिस्टीरियस टाइप का एक आयरन आर्मर पहन रखा है जो कि सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इनके इन आर्मर्स में एक काफी बड़ी कमजोरी भी है और वो है स्पीड। इतना कह करके किनियो एम्पर के गले को और भी ज्यादा जोरों से दबाने लगता है, जिस वजह से एम्पर जियान है जोरों से दर्द में चिल्लाने लगता है और किनियो से अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। तभी किनियो भी अपने हाथों में और ज्यादा प्रेशर डालते हुए एम्पर जियान है से कहता है अब हेल में जाओ बूढ़े खूसट। लेकिन तभी किनियो के इतना कहने के साथ ही बैंग आसमान से जमीन पर एक गोल्डन कलर की रोशनी पड़ती है और उस रोशनी की प्रेजेंस के बारे में किनियो को भी पता चल जाती है। इसके बाद किनियो उस ओर ही देखने लगता है, कहता है कि अब आखिर ये कौन सा इतना पावरफुल खतरा आ गया है। तभी उस लाइट में से एक एंजल निकलता है और किनियो से कहता है कि
किन्यू कि तुम्हें लोगों को माफ कर देने वाला व्यक्ति बनना होगा और इन लोगों को माफ करना होगा। अब उस एंजल के इतना कहते ही किन्यू भी उसे देख अपने मन में कहता है ये पर्सन तो स्पिरिचुअल रियल्म के पीक का एक्सपर्ट है और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी आसपास छिपा हुआ मेरे याद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। किन्यू के इतना सोचते ही उस एंजल की ओर भी दिखाते हैं जिसके के फोरहेड पर 3 आंख टाइप की कुछ चीजें भी होती हैं और उसके व्हाइट कलर के खूबसूरत विंग्स भी होते हैं। तभी उस एंजल जैसे पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन इमोर्टल क्लैन का कमांडर है जिसका के नाम जाओ हुआन है। तभी जाओ हुआन किन्यू से कहता है इमोर्टल क्लैन का रॉयल फैमिली से एक गहरा संबंध है, तो किन्यू क्या तुम इस ओल्ड मैन की लाइफ हमारे खातिर छोड़ सकते हो। तो अब इतना कह करके जाओ हुआन नीचे जमीन पर किन्यू के सामने उतर आता है। तभी वहाँ पे जाओ हुआन को देख जाओ डियान भी उससे कहता है कि सेकंड अंकल इसे जल्दी से मार डालो। इधर दूसरे एम्पर भी किन्यू से हंसते हुए कहता है कि किन्यू ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझे यहाँ पर मार नहीं पाओगे। जबकि इधर किन्यू भी जाओ हुआन को देख अपने मन में गुस्से में कहता है कि फिलहाल तो मैं इस इमोर्टल क्लैन के कमांडर के खिलाफ खड़े होकर के इसके अपोनेंट बनने के लायक नहीं हूँ। इधर किन्यू के फेस एक्सप्रेशन को देख जाओ हुआन भी आगे कहता है कि किन्यू इमोर्टल्स हमेशा ह्यूमन रेस की रक्षा करते हैं और तुमने आज जो कुछ भी किया है वो माफ करने के लायक तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए जाओ डियान इमोर्टल क्लैन का एक डिसेंडेंट होते हुए तुमने कितना ज्यादा घिनौना काम किया है, इसलिए जब तुम वहाँ पर वापस आओगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक एक फैमिलियर लॉ वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो अब इधर अपने क्लैन कमांडर की बात सुन करके जाओ डियान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर इधर जाओ डियान से इतना कहने के बाद कमांडर जाओ हुआन किन्यू की ओर देखते हैं। किन्यू ने अभी भी एम्पर का गला छोड़ा नहीं होता है। तभी जाओ हुआन एम्पर से भी कहते हैं कि ली जियान है आज के दिन तुम भी इस ओल्ड मैन को फेस करोगे। किन्यू तुम्हारी रॉयल फैमिली का ही एक फॉल्ट है, तो आखिर तुम इस सब को एक्सपोज कैसे करोगे। अब जाओ हुआन की ये बात सुन एम्पर भी उससे कहता है कि ये सब तो अब आप इमोर्टल्स के ही ऊपर है। तो अब एम्पर ली जियान है कि ये बात सुन करके जाओ हुआन भी अपनी थर्ड आई की पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में किन्यू से कहते हैं कि किन्यू अब इसे जाने दो। तो अब इधर जाओ हुआन की इन पावर्स को रिलीज होता हुआ देख करके किन्यू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और किन्यू के ऊपर जाओ हुआन की तीनों आईज का काफी ज्यादा प्रेशर आने लगता है और उस प्रेशर की वजह से किन्यू के हाथ भी ऑटोमेटिकली एम्पर ली जियान है के गले को छोड़ देते हैं, जिसे देख किन्यू कहता है कि क्या ये 9th लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल रियल्म का प्रेशर है। तो अब इधर किन्यू भी इतना कहने के बाद अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए उस प्रेशर को अपोज कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मगर लेकिन तुम सिर्फ अपने प्रेशर का यूज करते हुए मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कहकर के किन्यू एम्पर ली जियान का गला फिर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपनी फुल्ली पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है। इधर किन्यू को ऐसा करता हुआ देख जाओ हुआन भी कहता है कि ये क्या सिर्फ एक फर्स्ट लेवल के स्पिरिचुअल रियल्म कल्टीवेटर ने मेरे प्रेशर को भी तोड़ डाला। इधर दूसरी ओर किन्यू की ओर भी दिखाते हैं वो अभी भी अपनी फुल्ली पावर्स को अनलिस्ट करते हुए एम्पर ली जियान को एक इविल स्माइल पास करते हुए कहता है अब जब इमोर्टल ने ये कह ही दिया है तो उसके कहने पर मैं भी तुम्हें अब जाने देता हूँ। इतना कहकर के किन्यू एम्पर के गले में अपना फाइनल ब्लो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एम्पर की हालत बेहद ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है, जिसे देख ली केंगे भी परेशान होते हुए अपने फादर को आवाज लगाती है। जबकि बाकी के सभी लोग भी ये देख हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो सच में एम्पर को मार डाला। इधर एम्पर के सोल्जर भी अपने एम्पर को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जाओ हुआन भी ये देख गुस्से में कहते हैं कि सच में इस बच्चे को जरूर ही उस ग्रेट वेस्टलैंड में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब कमांडर जाओ हुआन के इतना कहते ही किन्यू एम्पर के कपड़े को पकड़ करके उसे वहीं से उठा करके गोल गोल घुमाते हुए मास्टर जाओ हुआन की ओर फेंकते हुए उससे कहता है ये लो पकड़ो अपने एम्पर को। जाओ हुआन भी किन्यू के इस हरकत को देख करके अपने विंग्स को निकाल करके एम्पर को पकड़ लेते हैं। साथ ही किन्यू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहे होते हैं, लेकिन इधर किन्यू भी वहाँ से भागते हुए उनसे कहता जाता है इमोर्टल कमांडर फिलहाल तो मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। जाओ हुआन भी किन्यू को भागता हुआ देख करके अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए किन्यू को पकड़ने के लिए अपना एक स्पिरिचुअल हैंड बना लेते हैं, जिस वजह से किन्यू के ऊपर फिर से काफी ज्यादा प्रेशर आने लगता है। जबकि इधर इमोर्टल जाओ हुआन अपने और ज्यादा प्रेशर को किन्यू के ऊपर डालते हुए इससे कहते हैं किन्यू क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि तुम मेरे इन हाथों से बच निकल करके भाग पाओगे? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा सच में लगता है तो तुम एक काफी बड़े पागल हो। इधर किन्यू भी उस प्रेशर को फील करते हुए कह रहा होता है कि इसका ये प्रेशर तो पिछली बार से 10 गुना और
और ज्यादा पावरफुल है और ये इमोर्टल कमांडर सच में मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अभी इतना कह करके किन्यू एक बार फिर से अपनी ड्रैगन सील को एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी में जेरस की स्पिरिट को सम्मन करते हुए अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करते हुए जेरस की फुल पावर्स को रिलीज करते हुए आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिस वजह से किन्यू के ऊपर लग रहा सारा प्रेशर कुछ देर के लिए हट जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए किन्यू अपने स्पीयर को अपने पास बुलाता है और ज़ाओ डियान और ली किंगे के ऊपर अपने स्पीयर के स्ट्राइक से कुछ अटैक करता है, जिनको अपनी ओर आता हुआ देख दोनों ही लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इधर कमांडर ज़ाओ हुआंग भी उन दोनों लोगों को बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हुए किन्यू से कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी स्किल्स तो मेरे सामने बिल्कुल ही बेकार है। इतना कहकर के ज़ाओ हुआंग ली किंगे और ज़ाओ डियान के ऊपर अपनी प्रोटेक्शन सील डाल देते हैं, जिस वजह से किन्यू का अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। अगर ऐसा करते हुए कमांडर ज़ाओ हुआंग का ध्यान भी कुछ देर के लिए किन्यू के ऊपर से हट जाता है। तभी इस चीज का फायदा उठा करके किन्यू वहाँ से बड़ी तेजी से भाग जाता है, जिसे देख कमांडर ज़ाओ हुआंग भी अपने विंग्स निकालते हुए किन्यू से कहते हैं कि किन्यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, तुम मुझसे बच करके भाग नहीं पाओगे। इधर किन्यू भी वहाँ से भागते हुए उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इस समय ज़ाओ डियान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है। अगर तुम उसे छोड़ करके मेरा पीछा करते हो तो मुझे लगता है कि वो मारा जरूर जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम वही चीज करोगे जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर ज़ाओ डियान भी काफी घायल हालत में अपने अंकल से कह रहा होता है कि अंकल, सबसे पहले मुझे बचाइएगा, इसके बाद में चाहे कुछ और कीजिएगा। तो अब ज़ाओ हुआंग भी ये सारी सिचुएशन को देख करके किन्यू की प्लानिंग पर स्माइल करते हुए कहते हैं कि फनी बच्चे, चलो ठीक है किन्यू, फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ से बच करके जाने दूंगा। इतना कह करके ज़ाओ हुआंग ज़ाओ डियान की ओर जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए ज़ाओ डियान को हील करने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद फिर वो ज़ाओ डियान से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारी इंजरीज ज्यादा सीरियस नहीं है। तो अब ज़ाओ डियान भी थोड़ा हील हो जाने के बाद अपने अंकल से कहता है कि सेकंड अंकल, अगर मेरी इस नफरत का बदला नहीं लिया गया तो मैं ना तो चैन से सो पाऊंगा और ना ही चैन से खा पाऊंगा। तो अब इधर उसके अंकल भी हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सेकंड अंकल तुम्हारा बदला उससे जरूर लेंगे। इतना कह करके कमांडर ज़ाओ हुआंग पीछे मुड़ करके ली किंगे के फादर की ओर देखते हैं, जो कि नीचे जमीन पर अभी भी मरा पड़ा हुआ होता है। उसे देख करके ज़ाओ हुआंग एक इवल स्माइल पास करते हुए कहता है कि ली जियान है, तुम सच में कितने बड़े वेस्ट निकले। इधर ली किंगे की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर की मरने की वजह से काफी ज्यादा टूट चुकी होती है और वहाँ पे बैठी आंसू बहा करके रो रही होती है। तभी ज़ाओ हुआंग आगे बढ़ते हैं और ली किंगे से कहते हैं कि ली किंगे, अब जब तुम्हारे फादर जा चुके हैं तो अब से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वेल को ही असिस्ट करना है। ठीक ठीक समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ली किंगे कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। ली किंगे के इतना कहते ही कमांडर ज़ाओ हुआंग अपने विंग्स खोल करके वहाँ से ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और अपने नीचे खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि सभी डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोगों, मेरी बात सुनो। अब जब तुम्हारा एम्परर ही मर चुका है, इसीलिए फिलहाल के लिए टेम्पररी तौर पर तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी इमोर्टल क्लैन के अंडर ही आएगी। इसीलिए अब आप लोगों के लिए सबसे पहला तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सबसे पहले जल्द से जल्द किन्यू को अरेस्ट कर लो, और लेकिन अपने ध्यान में ये जरूर रखना कि वो जिंदा ही रहना चाहिए। तो अब जो कुछ भी मैंने कहा, क्या तुम सब लोग ये समझ गए? तो अब इधर ज़ाओ हुआंग की बात सुन करके ली किंगे का एक सोल्जर उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है कि प्रिंसेस, आप हमें बताएं कि आगे हमें क्या करना है। तो इधर ली किंगे की ओर भी दिखाया जाता है। ली किंगे भी ज़ाओ हुआंग की ये सारी बातें सुन करके अपने आप को शांत करते हुए कहती है कि अब ये सब तो इमोर्टल्स को ही डिसाइड करना है। तो इधर ली किंगे की भी ये बात सुन ज़ाओ हुआंग हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। इसके बाद अगला सीन हमें किन्यू की ओर दिखाया जाता है। किन्यू अभी भी वहाँ से बड़ी तेजी से भाग रहा होता है। फिर वो वहाँ से भागते भागते ही अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने ली जियान हे को मार डाला है और अब मैं डेफिनेटली एक एंडलेस खोज का सामना करूंगा, इसीलिए अब मैं इस डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी में और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। पर लेकिन सडनली वहाँ पर इस तरीके से ज़ाओ हुआंग कैसे आ गया, क्योंकि ये तो मेरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन चलो छोड़ो, अब इस बात को भूल जाते हैं। आज के दिन मैंने ली जियान हे को मार डाला है और ये चीज मेरे लिए एक काफी बड़ा प्रॉफिट है। मगर लेकिन ज़ाओ डियान और ली किंगे, फिलहाल कुछ समय के लिए तो मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। इतना कहकर के किन्यू पहाड़ियों पे से जंप करते हुए आगे जंगल की ओर चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोगों को आसमान में एक ईगल को उड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि एक ऑर्डर पास हुआ होता है, जिसमें कि लिखा होता है कि किन्यू डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी के किन फैमिली का एक भ्रष्ट लड़का, उसने विशिष्ट
तरीके से एम्परर ली जियानहे को असैसिनेट करके मार डाला है, वो भी खुले में डिवाइन स्वॉर्ड पब्लिक के सामने। इसलिए अब किन्यू को देखते ही मार डालने का एक स्पेशल ऑर्डर पास होता है। इसलिए अब जो भी कोई किन्यू को मार डालेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक 10,000 घरों और जमीन से बड़ी हुई सिटी दी जाएगी। तो इस ऑर्डर के फैल जाने के बाद हम लोगों को एक कार्ट को भी दिखाया जाता है, जिसके के अंदर कई सारे लोग और साथ में उनके किन्यू भी बैठा होता है। किन्यू भी उस कार्ट में आराम से शांति से बैठा हुआ होता है। तभी इधर एक लड़की किन्यू को घूर घूर कर ही देख रही होती है, जिसके ऊपर किन्यू भी गौर करते हुए अपने मन में कहता है कि डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी ने मुझे मार डालने का ऑर्डर पास कर दिया है, इसलिए फिलहाल तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी से दूर जाकर के जिंदा रहना है। इसलिए टेम्परेरी तौर पर मुझे सबसे पहले लार्ज टियानहे डायनेस्टी में जाना है। तो अब इतना कह कर किन्यू दोनों डायनेस्टियों के बारे में बताता है कि हालांकि डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी में 100 सिटीज आती हैं, मगर लेकिन वो है तो सिर्फ एक छोटी सी डायनेस्टी ही, जबकि दूसरी ओर टियानहे डायनेस्टी में हजारों सिटीज आती हैं, जिसमें कि अनगिनत कई सारे पावरफुल सेक्ट्स भी हैं। और यहाँ की फैमिलीज के कंपैरिजन में तो डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी की फैमिलीज तो बिल्कुल समुद्र में एक बूंद जैसी हैं। तो अब इतना कहकर के किन्यू हंसते हुए अपने मन में कहता है कि ज़ाओडियन और ली किंग, तुम दोनों बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और वापस आकर के तुम सभी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ही मसल डालूंगा। इतना कहकर के किन्यू अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। तभी किन्यू को ऐसा करते हुए देख वहाँ पे बैठी एक लड़की भी घबराते हुए अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी, हमारे साथ इस कैरेज में ये क्रूल आदमी क्या कर रहा है, और अगर आप इसके ये बिखरे हुए बालों को देखोगे तो आप ये जान जाएंगे कि ये आदमी एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इधर उस लड़की की बात सुन उसके दादाजी भी उससे कहते हैं कि जियाओ यू, हालांकि ये बच्चा एक क्रूल कल्टीवेटर है, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा अच्छी एक्सीलेंट मसल और बोन्स हैं, इसलिए ये हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अब जब इस वक्त हम लोग टियानहे डायनेस्टी जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे साथ काफी ज्यादा क्राइसिस भी होने वाले हैं, इसलिए अगर हमारे साथ में एक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग बंदा होगा तो इससे हमारी सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इधर अपने दादाजी की बात सुन जियाओ भी कहती है कि दादाजी, आप टियानहे डायनेस्टी के जैनन राज्य के एक राजा हैं, तो आखिर किस में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो कि हमारी सेफ्टी को हाथ लगाने की कोशिश करे। इधर उन दोनों लोगों की ये सारी बात किन्यू भी अपने कान लगा करके सुन रहा होता है। इसके बाद ये सारी बातें सुन लेने के बाद किन्यू अपने मन में कहता है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज्ड नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी जैनन राज्य का राजा होगा। तो अब किन्यू इस सब के बारे में जानकर के काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। स्टार्टिंग में किन्यू हमें पीछे की स्टोरी बता रहा होता है कि टियान्यू डायनेस्टी के किंग जैनन डीमन क्लैन के आयरन बोन्स के खिलाफ बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखते थे, इसलिए ये ह्यूमन रेस के एक ग्रेट हीरो थे। मगर लेकिन बाद में डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी ने इमोर्टल क्लैन की हेल्प से टियान्यू डायनेस्टी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसमें किंग जैनन भी खुद ज़ाओडियन के हाथों से मारे गए। मगर लेकिन अब इस समय मैं खुद इनके कैरेज में हूँ और मेरा यूं इनसे मिलना मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ फेथ होगी। तो अब किंग यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की किंग यू से कहती है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो उस लड़की की ये बात सुन किंग यू दूसरी ओर अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर किंग यू को अपने आप को अवॉइड करते हुए देख करके वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर इस लड़के में किस चीज का इतना ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे सच में इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इधर वो लड़की ये सब कहकर गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी हम लोगों को वहाँ पे उन लोगों के कैरेज के ऊपर दो असैसिन्स को नजर रखते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर वो लोग अभी भी आगे की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो घोड़े चलाने वाला आदमी उनसे कहता है कि मास्टर, हम लोग 100 मील और आगे चलने के बाद टियान्यू डायनेस्टी की टेरिटरी में पहुँच जाएंगे। तो उस बंदे की बात सुन किंग जैनन भी उस बंदे से कहते हैं कि ठीक है, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टियान्यू डायनेस्टी चलो, साथ ही किसी भी तरीके की एक्सीडेंट को अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करना। इतना कहते ही किंग जैनन किंग यू से भी कहते हैं कि मैंने सही कहा ना मेरे लिटिल फ्रेंड। तो किंग जैनन की ये बात सुनकर के किंग यू भी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल ये किंग जैनन बनना डिजर्व करते हैं, इन्होंने मेरी आइडेंटिटी को पहचान भी लिया क्योंकि इनके ये सेंटेंस मेरे लिए ही हैं। तो किंग यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उनके कैरेज के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल एरोज से अटैक हो जाता है, इसमें से एक अटैक उनके एक घोड़े के ऊपर जाकर के भी लगता है, जिस वजह से उनका वो कैरेज भी काफी जोरों से हिलने लगता है। तभी किंग यू भी ये सब देख करके कहता है कि आखिर ये
सब क्या हो रहा है। इधर वो लड़की भी ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल चैन जिसके के एंड पे एक बड़ा सा ब्लेड भी लगा हुआ होता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है और कैरेज के ऊपर अटैक करते हुए उस कैरेज को बीच में से 2 हिस्सों में बांट डालता है, जिस वजह से वो कैरेज वहीं पर टूट करके बिखर जाता है। लेकिन उस कैरेज के अंदर बैठे सभी लोग जल्दी से उस कैरेज से बाहर निकल आते हैं और अपने सामने फिर से उस पावरफुल से स्पिरिचुअल चैन को देखते हैं, जिसे कि वही असैसिन अपने हाथों से कंट्रोल कर रही होती है। जिसके बाद वो असैसिन हंसते हुए कहती है कि किंग जेनन, मुझे ऑर्डर मिला है इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सिर को यहाँ से ले जाने के लिए आई हुई हूँ। तो अब उस असैसिन को देख किंग जेनन भी अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना, ये असैसिन टियान है डायनेस्टी के डेड सेक्ट से है। इधर किंग यू भी सेक्ट ऑफ डेड का नाम सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो उस सेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि सेक्ट ऑफ डेड तो टियान है डायनेस्टी में हंटिंग फोर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो अब किन्यू के इतना सोचते ही वो असैसिन अपने ब्लेड को नीचे जमीन में गाड़ते हुए उन लोगों से कहती है कि बस अब तुम लोग मेरे हाथों से प्यार से मारे जाओ। तभी किंग जेनन भी कहते हैं कि लगता है कि डेड सेक्ट इस बूढ़े आदमी का कुछ ज्यादा ही तिरस्कार कर रहा है, जो कि तुम मुझे अकेले ही यहाँ पे मारने के लिए आ गई हो। तो अब किंग जेनन के इतना कहते ही उनके सभी साथी अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर के तैयार हो जाते हैं। तभी वो असैसिन भी किंग जेनन से कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो नेचुरली है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई होंगी। तो अब उस असैसिन लड़की के इतना कहते ही अचानक से किंग जेनन के ऊपर एक एरो से अटैक होता है, जिसे आता हुआ देख किंग यू भी देख लेता है और जल्दी से किंग जेनन से कहता है कि जल्दी से उधर देखिए। इतना कहने के साथ किंग यू अपने गॉड ऑफ वार स्पीयर को अपने हाथ में लेते हुए उस एरो के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, जिसमें कि दोनों ही वेपन्स की पावर काफी ज्यादा होती है। इधर किंग जेनन भी किंग यू को ऐसा करते हुए जल्दी से उसके साइड में हट जाते हैं। दूसरी ओर हमें किंग यू को दिखाया जाता है जैसे कि उस एरो को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। किंग यू बताता है कि ये एक सन स्ट्राइक एरो है जिसकी पावर भी काफी ज्यादा है। इतना कहते ही किंग यू भी उस स्पीयर में अपनी थोड़ी सी फोर्स और लगाते हुए उस सन एरो को वहीं पर तोड़ डालता है, क्योंकि किंग यू की स्ट्राइक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। उसकी स्ट्राइक उस एरो को काटती हुई आगे की ओर गुजर जाती है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से किंग यू भी कुछ दूर पीछे की ओर घसीटा जाता है। फिर भी वो अपनी स्पीयर की मदद से जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है। तभी हम लोगों को उस एरो वाली असैसिन को भी दिखाया जाता है, जो कि किंग यू को देख करके एक हल्की सी स्माइल करती है और किंग यू से आगे कहती है कि ओ तुमने एक्चुअली में सच में मेरे सन स्ट्राइक एरो को रोक लिया। इतना कह करके वो दूसरी असैसिन भी आसमान से जंप करते हुए उस पहले वाले असैसिन के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। इधर किंग जेनन भी सन स्ट्राइक एरो को नाम जान करके काफी ज्यादा हैरान होते हुए उस सन स्ट्राइक एरो के बारे में बताते हैं कि डिवाइन एरो ऑफ द सन उन 3 प्रोफाउंड स्लेयर वेपन्स में से एक है, जो कि स्पेशली तौर पर डेड सेक्ट के पास है। तो अब इतना सोचने के बाद किंग जेनन आगे उन असैसिन से कहते हैं कि इस ओल्ड मैन को मारने के लिए तुम लोगों को अभी भी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्किल्ड होना होगा। इतना कहने के बाद फिर किंग जेनन उन दोनों असैसिन्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों इस ओल्ड मैन की बात सुनो कि ये बूढ़ा आदमी तो कब से मरने का इंतजार कर रहा है, मगर लेकिन इससे पहले तुम लोग मेरे इन साथियों को सेफली यहाँ से जाने दो। तो अब इधर अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुन करके जियाओ भी अपने दादाजी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर वो असैसिन भी अपने बड़े से ब्लेड को आगे करते हुए किंग जेनन से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। इतना कह करके वो असैसिन आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उन दोनों के बीच में किंग यू खड़ा हो जाता है और किंग जेनन से कहता है कि आप इस तरीके की एक्टिंग करना बंद करें, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, इसलिए आप मेरे होते हुए तो यहाँ पर मर नहीं सकते हैं। तभी इतना कह करके किंग यू उन असैसिन्स की ओर मुड़ जाता है और आगे किंग जेनन से कहता है कि ओल्ड मैन, मैं किंग यू आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा और आपको मेरे होते हुए यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके किंग यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों असैसिन्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो दोनों असैसिन्स भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किंग यू को अपनी ओर आता हुआ देखती हैं और कहती हैं कि लड़के, अब जब तुम खुद ही अपनी मौत को ढूंढ रहे हो तो हम लोग भी बड़ी खुशी के साथ तुम्हारी इस विश को फुलफिल करेंगे। इधर किंग यू भी बड़े जोश में उन असैसिन्स से कहता है कि सबसे पहले तुम लोग मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं किसी भी पीपल को उसका नाम जाने बिना मारना नहीं चाहता हूँ। तो अब किंग यू की ये बात सुन करके वो दोनों असैसिन्स भी उसको अपना नाम बताती है। पिंक हेयर वाली असैसिन अपना नाम बताती है कि मैं डेड सेक्ट से वू यू हूँ, जबकि ब्लैक वाली बताती है कि मैं डेड सेक्ट से वू शी हूँ। तो अब इधर किंग यू उन दोनों असैसिन्स का नाम जानने के बाद अपने मन में कहता है कि ये दोनों लड़कियां ही वू फैमिली की एक दूसरे की सिस्टर्स होंगी। किंग यू आगे बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में डायनेस्टी के डिस्ट्रक्शन के बाद में ये दोनों बहनें अपॉर्चुनिटी की तलाश में ग्रेट वाइल्डरनेस में गई, इस वजह से इन्हें वहाँ पे एक काफी बड़ी रेपुटेशन भी प्राप्त हुई।
लेकिन ये बात काफी ज्यादा अफसोस किया कि ये दोनों बहनें एंड में ज़ाओ डियान के हाथों से हार गईं। इसके बाद इन दोनों बहनों का सिर कलम कर दिया गया। मगर लेकिन इस बार मेरे लिए तो ये चीज काफी अच्छी बात है कि मैं इन दोनों बहनों से मिला, कि अब अगर ये दोनों बहनें मेरी अंडरटेकिंग में मेरी कमांड्स मानेंगी। अब इधर किन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वूशी बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने ब्लेड में स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी मौत को सफर करो। इधर किन्यू भी अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर से आगे की ओर अटैक करते हुए उससे कहता है कि बस तुम भी कुछ टाइम ही रुक जाओ। कह करके किन्यू अपने स्पीयर को काफी ज्यादा फोर्स के साथ स्पिन करते हुए उसके बड़े से ब्लेड के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ जाकर के टकराते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक वेव्स पैदा होती है। दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। तभी हम लोगों को फिर से किन्यू को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी भी उस असैसिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा ये स्पेशल वेपन भी मेरे किन फैमिली के गॉड ऑफ वॉर स्पीयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट एक बच्चे जैसा है। इसलिए हमें उस असैसिन वूशी को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में किन्यू के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी किन्यू भी उस अटैक को देख करके जल्दी से उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्पीयर को उसके अटैक के सामने ला देता है। इसे देख वूशी भी हंसते हुए कहती है कि ओ तो ये तुम्हारा गॉड ऑफ वॉर स्पीयर है ना। तो इधर सी ये सब किन्यू से कह रही होती है। तभी यू अपने स्पिरिचुअल एरो को कास्ट करते हुए किन्यू से कहती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो कि तुम मेरी 30% डिवाइन एरो की पावर को कैच कर पा रहे हो। मगर लेकिन इस बार मेरी डिवाइन एरो की 100% पावर बिल्कुल श्योरली आज तुम्हारी जान यहाँ पर ले ही लेगी। इतना कह करके यू किन्यू के ऊपर अपनी डिवाइन एरो से अटैक कर देती है। तो इधर किन्यू भी अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर में पावर बढ़ाते हुए पहले तो जल्दी से सी के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर कर देता है, जिसे देख सी भी पीछे हटते हुए कहती है कि ये एक फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल मास्टर है, मगर लेकिन रियली में ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसने मेरी इजीली 2 शॉट्स को भी टेक डाउन कर दिया। इसका मतलब इसमें सच में काफी ज्यादा नेचुरल डिवाइन पावर्स हैं। मगर लेकिन इसकी रिल्म और मेरी रिल्म में बिल्कुल गोल्फ जितना डिफरेंस है। इतना कहकर सी जल्दी से अपने ब्लेड को उठाते हुए अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेस करते हुए वहाँ पे एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लेड बना लेती है, जो कि उसकी एक नोबल क्लास मार्शल आर्ट होती है। उससे वो अपने ब्लेड को एक डिवाइन स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए किन्यू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। दूसरी ओर किन्यू भी उसकी उस बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रोकने के लिए जल्दी से अपने स्पीयर को उसके सामने लाता है और अपनी जेरस की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक जोरदार धार लगाता है और जेरस की स्पिरिट को सम्मन कर लेता है। अभी जेरस भी बाहर आते हुए सी के उस डिवाइन स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों विंग्स को सामने ला देता है। तो अब इधर दोनों के अटैक्स ही एक दूसरे के सामने टकराए हुए होते हैं, जबकि साथ ही किन्यू उसके अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा होता है। जबकि दूसरी ओर सी भी हंसते हुए किन्यू से कहती है कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम अकेले मेरे इस अटैक को रोक नहीं पाओगे। तो अब सी के इतना कहते ही हम लोगों को दिखाया जाता है कि सी की डिवाइन स्वॉर्ड किन्यू की जेरस की विंग्स की सील्ड को तोड़ डालती है, जिस वजह से वहाँ पे एक स्पिरिचुअल पावर का काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से किन्यू भी घूमता हुआ पीछे की ओर जा रहा होता है कि तभी जल्दी से किन्यू अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे अपने आप को पीछे जाने से रोक लेता है और थोड़ा इंजर्ड होते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि मैंने अपनी पेंटम ऑफ जेरिस को एक्टिवेट कर लिया था, मगर लेकिन इस मूवमेंट पर मेरा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पिरिचुअल रिल्म के फर्स्ट लेवल पर है, इसलिए मैं बिल्कुल भी पावर मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता। इसीलिए फिलहाल के लिए वूशी को फेस कर पाना मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिल्म के सेकंड लेवल पर है। मगर तो अब इतना कहते ही किन्यू हंसते हुए खड़ा होता है और सी से कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स में जरूर कुछ तो गलत है। इधर सी भी किन्यू की बात सुनकर के उससे कहती है कि ज्यादा बड़ी बातें करना बंद करो। इधर किन्यू कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स अभी इनकम्प्लीट हैं और तुम प्रोफाउंड ऑर्डर्स की पावर्स का यूज कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ एक येलो लेवल की स्किल्स हैं। तो अब इतना कहते ही किन्यू अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है कि तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं, जिसके बाद किन्यू उस डार्क एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क कलर की मिस्ट को फैला देता है और इसकी वजह से किन्यू की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। तभी इतना करते ही किन्यू बड़ी ही तेजी से अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर को लेते हुए एक झटके में सी की तलवार के ऊपर अटैक करते हुए उसकी तलवार को उसके हाथों से दूर फेंक करके अपने स्पीयर को सी के गले पर रख देता है, जिस वजह से सी भी किन्यू की इतनी ज्यादा पावर और स्पीड को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तभी किन्यू हंसते हुए उससे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये ट्रिक
काफी ज्यादा फ्लूइड है। इधर दूसरी ओर अपनी सिस्टर को हारता हुआ देख करके यूबी गुस्से में अपने स्पिरिचुअल एरो को कास्ट करते हुए किन्यू से कहती है कि बास्टर्ड, जल्दी से उसे जाने दो। अभी इधर किन्यू भी यू की ओर घूर करके देखता है। फिर वो सी से कहता है कि मैं तुम्हारी इस स्किल्स को परफेक्ट करने में मदद करूंगा, अगर बदले में मुझे भी तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। तभी इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्किल्स दूसरों से काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। इतना कह करके फिर सी अपनी बहन यू की ओर देखती है और उससे कहती है कि सिस्टर, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और बाकी सभी को मार के अपने टास्क को कंप्लीट करो। तो अब इधर अपनी बहन सी की ये बात सुन करके यू भी ये करने के लिए काफी ज्यादा हिचक रही होती है। तभी ये देख किन्यू हंसते हुए अपने मन में कहता है कि इन दोनों सिस्टर्स का ही रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है और अब इस मूवमेंट पर वो यू मेरे लिए एक डेकोरेशन की तरह है। दूसरी ओर जियाओ भी अपने दादाजी की ओर घबराते हुए आती है और उनसे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इधर किंग जेनन भी अपनी डॉटर की बात सुन करके अपने मन में कह रहे होते हैं कि किन फैमिली के लड़के सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी ये ग्रेट वेस्टलैंड की यात्रा इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है। इसका मतलब वो ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहा था। तो किंग जेनन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी किन्यू अपने स्पीयर को और जोरों से पकड़ करके सी के गले की ओर आगे प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से सी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी इधर अपनी बहन को इतने ज्यादा दर्द में देख यू भी जल्दी से किन्यू को अपने आप को रोकने के लिए कहती है और इतना कह करके अपने बो और एरो को नीचे जमीन पर डाल देती है और किन्यू से अपनी हार मानते हुए उसके सामने झुकते हुए कहती है कि प्लीज इसे जाने दो, इसकी जगह पर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। अब यू की ये बात सुनकर के किन्यू भी कुछ देर के लिए सोचता है और फिर सी के गले पे से अपने स्पीयर को हटाते हुए और उससे कहता है कि डेड सेक्स काफी ज्यादा डिस्पेचेबल और सेमलेस है और हालांकि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफेक्शन रखता है, मगर लेकिन वो तुम दोनों की इच्छा के विरुद्ध भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या तुम हमेशा के लिए ही उनके इन ऑर्डर्स को मानती रहोगी? इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी भी उससे कहती है कि तुम आखिर इस सब के बारे में कैसे जानते हो? तो किन्यू उससे कहता है कि मैं नेचुरली तरीके से इसे जानता हूँ। किन्यू आगे कहता है कि ना सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डेड सेक्ट के पैट्रियार्क का तुम्हारे साथ एक लंबे समय से अफेयर भी चल रहा है। तो इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इधर किन्यू आगे कहता है कि जिन भी लोगों को तुमने पहले मार डाला था, उनके रिश्तेदार और उन सभी लोगों को हमारे डेड सेक्ट के हेड के द्वारा सीक्रेटली कंट्रोल किया जाता है। उसने उन लोगों का अपने लिए एक कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, साथ ही उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा क्रोध भी किया गया। तो इधर सू भी किन्यू के मुंह से अपने पैट्रियार्च के खिलाफ इतनी ज्यादा बुराइयों को सुनकर के काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हमारे पैट्रियार्च सिर्फ उसे ही मरवाते हैं जिसे कि सच में मरना चाहिए, और जो तुम कह रहे हो वो तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। तो सू की ये बात सुन के किन्यू उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही वहाँ पर ये सब जाकर के चेक कर सकती हो। तो अब इधर इतना कहने के बाद किन्यू अपने मन में कहता है ये वू फैमिली की सिस्टर्स डेड सेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हैं, इसीलिए ये लोग इस बात को सुनकर के काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। मगर इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए इस टाइम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों वू फैमिली की सिस्टर्स आज मेरे काम आए। अब इतना सोचने के बाद किन्यू उन दोनों से कहता है कि तो अब मैं तुम दोनों को एक रास्ता दे रहा हूँ। तो किन्यू की ये बात सुनकर के सी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी किन्यू उनसे कहता है कि तुम लोग अपने डेड सेक्ट को छोड़ करके अपने आप को मेरे लिए सरेंडर कर दो और अब से मेरे साथ मिल जाओ। तो उधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी हंसते हुए उससे कहती है कि सच में तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो। तो गाइज अब सी के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।